गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एसेंशियल प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 2024 जो है 50 ईयर्स कमेमोरेट कर रहा है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन को, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1974 में लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम को अब इस टाइम पर एसेंशियल प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। इस प्रोग्राम को 1974 में WHO ने लॉन्च किया था ताकि सभी चिल्ड्रन हर कंट्री में लाइफ सेविंग वैक्सीन से बेनिफिट ले सके। धीरे धीरे जो है इसका नाम एसेंशियल प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन कर दिया गया। लगभग 13 डिसीजेस जो है वो इसमें कवर की जाती हैं। 6 चाइल्डहुड वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस, जिसमें BCG, डिफ्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो और मीजल्स आते हैं। और उसके बाद 7 और डिसीजेज इसमें ऐड की गई, जिसमें कि HIV, HP, हेपेटाइटिस B, रूबेला, PNC, रोटावायरस, HPV और कोविड-19 ऐड कर दिए गए। ठीक है। अब इंडिया का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी इसी पर ही बिल्ड है, जो कि 1978 में शुरू किया गया। इसको बाद में 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो कहा गया। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इम्यूनाइजेशन कवरेज कंट्री में इंक्रीज़ की जाए, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इंप्रूव की जाए, रिलायबल कोल्ड चेन सिस्टम जो है वो हेल्थ फैसिलिटी लेवल पर इस्टेब्लिश किया जाए। सभी बेनिफिशियरीज इसमें प्रेग्नेंट विमेन और चिल्ड्रन होते हैं। और कई तरह के सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को ये हाई क्वालिटी वैक्सीन प्रोवाइड करने का मिशन रखता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ेस के लिए इम्यूनाइजेशन दी जाती है। नेशनली जो है वो 9 डिसीज़ेस कवर है। सब नेशनली मतलब कुछ रीजन्स में स्पेसिफिक डिसीज़ेस भी जो ज़्यादा पाई जाती हैं, तो उनके लिए उन 3 डिसीज़ेस को आइडेंटिफाई किया गया है, उन रीजनल डिसीज़ेस को, तो वो वैक्सीन वहाँ पर लगाई जाती है बच्चों को। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एस्ट्राजेनेका, जिन्होंने कोविड की वैक्सीन बनाई थी, जिस पर हमारी कोविशील्ड भी बेस्ड है, उन्होंने कहा है कि कोविड की वैक्सीन जो है वो एक रेयर साइड इफ़ेक्ट जो है वो कर रही है, जिसका नाम है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। तो इसमें होता क्या है, ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स रहते हैं, जो ज़रूरी होते हैं अदरवाइज ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो इसमें जो है अनयूजुअल क्लॉट लोकेशंस बन जाते हैं, जैसे कि ब्रेन में या एब्डोमेन में। ठीक है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, सिवियर या परसिस्टेंट हेडेक रहना, ब्लड विजन आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, लेग स्वेलिंग, परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन या इजी ब्रूजिंग हो जाना, मतलब आसानी से कट लग जाना और फिर वहाँ पर जो है वो ब्लड का रुकना ना। ठीक है। तो टाइनी ब्लड स्पॉट्स जो है वो जिस इंजेक्शन साइड जो होता है वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। तो 2 टियर्स में इसको जो है वो हम क्लासीफाई करते हैं। पहला तो होता है अनकॉमन साइट ऑफ थ्रोम्बोसिस, मतलब जो है ब्रेन की जगह पर भी हो सकता है, या फिर पोर्टल वेन होती है जो आपके हार्ट से ब्लड को लिवर में लेके जाती है, वहाँ पर भी हो सकता है। थ्रोम्बोसिस जो है वो बहुत कॉमन लोकेशंस पर भी देखने को मिलता है। ठीक है। प्लेटलेट काउंट बहुत कम रहने लगता है, 1.5 लाख तो मिनिमम रहना चाहिए, उससे कम रहने लगता है। टियर 2 में जो है कॉमन साइट्स ऑफ थ्रोम्बोसिस जो है वो लेग्स या फिर लंग्स बन जाते हैं, प्लेटलेट काउंट कम रहने लगता है। तो टियर 1 का जो रिस्क है वो ज़्यादा होता है मोर्टेलिटी का एज़ कम्पेयर टू टियर 2। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ला कम्ब्रे वॉल्केनो। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो रिसेंटली लावा जो है वो स्प्यू होना शुरू हुआ ला कम्ब्रे वॉल्केनो से, गालापागोस आइलैंड से, जहाँ पर रेयर लैंड इग्वानास भी रहते हैं। ठीक है। तो ये ला कम्ब्रे वॉल्केनो फर्नांडिना आइलैंड, जो कि थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है गालापागोस आइलैंड्स पे, वहाँ पर लोकेटेड है। डायरेक्टली मेंटल प्लूम के ऊपर ही लोकेटेड है ये, 1125 किलोमीटर्स ऑफ मेनलैंड इक्वेडर। और ये एक लार्ज क्रेटर भी है इस आइलैंड पर, जिसको कैल्डरा कहते हैं। तो यहाँ पर एक परमानेंट क्रेटर लेक बन गई है उसकी वजह से। यहाँ पर कई तरह के एनिमल्स आते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है गैलापागोस लैंड इक्वानास, जो कि यहाँ पर अपने एग्स नेस्टिंग के लिए रखने के लिए लेयर डाउन करने आते हैं विद इन दी कैल्डेरा। तो ये गैलापागोस लैंड इग्वाना क्या है, वन ऑफ द 3 स्पीशीज़ ऑफ लैंड इग्वाना, जो कि एंडेमिक है गैलापागोस आइलैंड्स पर। वेरी लार्ज स्पीशीज़ ऑफ लिजर्ड है ये, और प्राइमरीली ये एक हर्बीवोर्स स्पीशीज़ है, और IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आलोक शुक्ला,
जो कि कन्वेनर हैं छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के और फाउंडर मेंबर हैं हसदेव अरण्या बचाओ संघर्ष समिति के। उन्हें 2024 का गोल्डमैन प्राइज़ फ्रॉम एशिया मिला है। तो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ क्या है? जो इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज़ करता है जिन्होंने कुछ एफर्ट डाला है प्रोटेक्ट या इन्हांस करने में नेचुरल इन्वायरमेंट को, अपना पर्सनल रिस्क जो है वो रख कर। इसको हम ग्रीन नोबल भी कहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है ये प्राइज़। और इसको ग्रास रूट लेवल पर जो है इन्वायरमेंटल हीरोज़ को वर्ल्ड के 6 इनहेबिटेड रीजन्स में जो है वो रिकग्नाइज़ किया जाता है इस प्राइज़ के थ्रू। ग्रास रूट लीडर्स वो हैं जो कि लोकल एफर्ट्स में इन्वॉल्व थे। फर्स्ट प्राइज़ जो है वो 1990 में दिया गया था, जिस दिन 1990 में अर्थ डे था उस टाइम पर ये प्राइज़ दिया गया था। तो हसदेव अरण्या रीजन क्या है? एक स्प्रॉलिंग फॉरेस्ट है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का, जो कि अपनी बायोडाइवर्सिटी और कोल डिपॉजिट्स के लिए जाना जाता है। यहीं से जो है वो हसदेव रिवर भी निकलती है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है महानदी की। तो ये लार्जेस्ट अनफ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट है सेंट्रल इंडिया में, जिसमें प्रिस्टीन सैल और टीक फॉरेस्ट भी लोकेटेड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एगशेल स्कल रूल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट और सेंट्रल कंज्यूमर कोर्ट्स को ने जो इनकरेक्टली एगशेल स्कल रूल या फिर लीगल प्रिंसिपल अप्लाई किया था, उसको करेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपए का कंपनसेशन जो है वो रिस्टोर कर दिया है मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में। तो ये एगशेल्स स्कल रूल होता क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो बेसिकली एक लीगल प्रिंसिपल है ये, और इसको सिविल लिटिगेशन में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि सभी विक्टिम्स को फुली कंपनसेट किया जाना चाहिए लॉसेस के लिए, चाहे ऐसी सिचुएशन भी हो कि कोई जो विक्टिम है वो कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ से सफ़र कर रहा हो। तो मतलब ये मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस में ज़्यादातर ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है कि अगर किसी के साथ जो है मेडिकल नेग्लिजेंस की गई है, और तो हम ये भी देखेंगे कि क्या उसको कोई प्री एग्जिस्टिंग जो है डिसीज़ थी या इंजरी थी, जिसकी वजह से जो है जब ये मेडिकल नेग्लिजेंस हुई तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो ये डिफेंडेंट को जो कि है जिसके अगेंस्ट केस किया जा रहा है उसको लाइबिलिटी एस्केप ना करने देने के लिए ये जो है प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है वो क्रिएट की जाती है कि पर्सन तो ऑलरेडी बहुत जो है वो फ्रेजाइल था और आपकी मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से उसको और ज़्यादा हार्म हो सकता था। उसी के बेसिस पर कंपनसेशन डिसाइड की जाती है, ठीक है। और एनहेंस्ड कंपनसेशन ऑफ कोर्स फिर इसीलिए मांगी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पटाचित्र पेंटिंग्स। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जनरेशन विमेन पटाचित्र आर्टिस्ट जो हैं वेस्ट बंगाल के विलेज नाया से, वो अपने वर्क को ऑनलाइन बेच रहे हैं। वर्ल्ड ओवर रिकग्नाइज्ड वर्क है उनका। तो पटाचित्र पेंटिंग्स जो हैं, जनरल टर्म है ट्रेडिशनल क्लॉथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग की, जो कि ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स ऑफ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में प्रैक्टिस की जाती है। 12th सेंचुरी से ये प्रैक्टिस की जा रही है। पटा का मतलब होता है क्लॉथ, चित्र का मतलब होता है पिक्चर, और ये अपनी इंट्रिकेट डिटेल्स के लिए जो है वो जानी जाती हैं पट्टाचित्र पेंटिंग्स। और माइथोलॉजिकल नरेटिव्स फोक टेल्स जो है इसमें इंस्क्राइब्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स जो है वो स्टोरीज ऑफ हिंदू डीटीज़ को डिपिक्ट करती हैं। वन ऑफ द एंशंट आर्ट वर्क्स ऑफ ओडिशा है ये ऑफ कोर्स, और बंगाली नरेटिव आर्ट का एक एंशंट कंपोनेंट है ये, ठीक है। पट्टाचित्र पेंटिंग्स जो हैं वो स्पेशल कैनवास पे बनाई जाती हैं, जिसमें कि कॉटन साड़ीज़ को जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसमें कि फिर टैमरिंड पेस्ट का इस्तेमाल करते हुए क्ले पाउडर के द्वारा कोटिंग करके जो है वो पेंटिंग की जाती है। तो कॉटन कैनवास को यूज़ किया जाता था ट्रेडिशनली, लेकिन अब कॉटन और सिल्क दोनों कैनवास को यूज़ किया जाता है। तो एक बार जब कैनवास स्टडी हो जाता है तो कलर्स उसमें फिल किए जाते हैं डायरेक्टली बिना किसी इनिशियल स्केचेस के। ये एक बेसिकली ट्रेडिशन है टू कंप्लीट द बॉर्डर्स ऑफ पेंटिंग फर्स्ट, ठीक है। तो सभी तरह के कलर्स जो है वो ऑब्टेन किए जाते हैं नेचुरल सोर्सेज से, जैसे लैम्प सूट या पाउडर्ड कॉन्च शेल्स, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लुकआउट सर्कुलर्स। ये टॉपिक भी गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है कहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो लुकआउट सर्कुलर्स जो है वो रिकमेंड नहीं कर सकते किसी भी लोन डिफ़ॉल्टर्स के अगेंस्ट। तो लुकआउट सर्कुलर्स क्या होते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती है इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट करने के लिए कि किसी भी पर्सन की फ़िज़िकल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को कहा जाता है कि उस पर्सन को रोका जाए कंट्री से लीव करने के लिए या फिर एंटर करने के लिए। तो
चाहे वो लैंड हो, एयर हो या सी पोर्ट्स हो, कहीं से भी जो है वो रोका जा सकता है। जनरली इसको पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ या गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो हैं वो ऑथराइज्ड बाय एमएचए, वो इसको इशू करती हैं। एलओसी के पीछे कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग तो नहीं है ऐसी, लेकिन ये पावर जो है वो ऑफिस मेमोरेंडम द्वारा इशू की जाती है एमएचए द्वारा, ठीक है। तो एलओसीज़ जो हैं वो क्रिमिनल और पीनल केसेस दोनों में इशू की जा सकती हैं। अगर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है तब एलओसी केस जो एलओसी नहीं इशू की जा सकती। एजेंसी सिर्फ तब रिक्वेस्ट कर सकती है कि उस पर्सन के डिपार्चर या अराइवल के बारे में इन्फॉर्म किया जाए बस। लेकिन गाइडलाइंस ये भी कहती हैं कि अगर कोई एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि अगर सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को खतरा है, तो एलओसी इशू की जा सकती है किसी भी पर्सन के खिलाफ, चाहे उस पर कोई क्रिमिनल केस ना भी हो। एलओसीज जो है वो परमिटेड है उन केसेस में भी जहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो टेररिज्म या ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट में भी इन्वॉल्व हो सकता है। एलओसीज जो है वो तब तक इशू नहीं की जा सकती जब तक बेसिक डिटेल्स जो हैं वो जो है पर्सन के बारे में अवेलेबल ना हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एलओसी इशू करने की, जिसने एक्चुअल में इशू की है, उसी को ऊपर होती है एलओसी रिक्वेस्ट को ट्रैक करने के लिए भी, ठीक है। तो एलओसी को जो रिव्यू किया जाता है क्वार्टरली, एनुअली जो है वो एजेंसीज द्वारा जिन्होंने रिक्वेस्ट की है इस रिस्ट्रिक्शन के लिए। तो एन जो इसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं वो उस एजेंसी के ऊपर चले जाते हैं जिसने एलओसी एक्चुअल में इशू की है फर्स्ट। पावर जो है इशू करने की जो है एलओसी, वो पासपोर्ट एक्ट 1967 से डिराइव की गई है, ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is essential program on immunization. This topic is important for your governance section. So the year 2024 is commemorating 50 years of the expanded program on immunization by the World Health Organization in 1974, and it is now known as essential program on immunization. So this was launched as the expanded program on immunization by World Health Organization in 1974 to ensure that all children in all countries benefit from the life-saving vaccines. So it has evolved into what is commonly known as the essential program on immunization. So initially this program was focused on protection against 6 childhood vaccine preventable diseases, namely the BCG, diphtheria, pertussis, tetanus, polio, and measles. Later on, WHO added 7 more diseases under this initiative, like the hemophilia influenza type B virus, hepatitis B, rubella, PNC, rotavirus, HPV, COVID-19 later on was also added to it. So India's universal immunization program has also been built on it. Okay, so India launched the EPI in 1978, which was later on renamed as Universal Immunization Program in 1985. The aim was to rapidly increase immunization coverage, to improve the quality of services, to establish a reliable cold chain system to health facility level, monitor the performance, and achieve self-sufficiency in vaccine production. So all beneficiaries are the pregnant women and children. So UIP also covers all sections of society with the same high quality vaccines. So under this UIP, immunization is being provided free of cost against 12 vaccine preventable diseases. So 9 of these diseases are covered nationally, 3 are covered subnationally, or these 3 diseases are specific to the some regions of India where these vaccines are given. Okay. Next, the topic is thrombocytopenia syndrome. This topic is important for your science and tech section or your social issues. So AstraZeneca has admitted that its COVID vaccine may cause thrombosis with thrombocytopenia syndrome. So it is characterized by blood clots or thrombosis, which is combined by low levels of platelet, which are necessary for blood clotting. So it often involves unusual blood clot locations like in the brain or abdomen. So symptoms of TTS include severe or persistent headache, tiny blood spots under the skin beyond the injection site. It is classified into 2 tiers. First is the uncommon site of thrombosis. Then thrombosis is more also common in common locations. So uncommon sites of thrombosis include the brain, cerebral, venous, portal vein, or other rare venous or arterial thrombosis. Platelet count becomes less than 1,50,000 per microliter. Tier 2 is common. Thrombosis is has
common sites of thrombosis, which are legs or lungs. Platelet count becomes less than 1,50,000, and tier 1 thrombosis carries a higher risk of mortality and morbidity than tier 2. Okay, so the next topic is La Cambre volcano. This topic is important for your environment section. So recently, lava spewing La Cambre volcano on Galapagos Islands has destroyed habitat of rare land iguanas. So La Cambre volcano is located on Fernandina Island, which is the third largest island in the Galapagos Islands. It lies directly atop the mantle plume or hotspot that produces all of the Galapagos Islands. It is located around 1125 kilometers of mainland Ecuador. This volcano has a large crater or caldera, and its summit harbors a permanent crater lake. This lake attracts a wide variety of animals, including tens of thousands of Galapagos land iguanas that lay their eggs in nests within the caldera. So, what are Galapagos land iguanas? So, these are one of the three species of land iguana endemic to the Galapagos Islands. So, it is a very large special of lizard in the family Iguanidae, and it is primarily an herbivorous species. So, the IUCN status is vulnerable. So the next topic is Goldman Environmental Prize. This topic is important for your environment section. So Alok Shukla, who is the convener of Chhattisgarh Bachao Andolan and founding member of the Hasdeo Aranya Bachao Sangharsh Samiti, has been awarded the 2024 Goldman Prize from Asia. So what is Goldman Environmental Prize? It recognizes individuals for sustained and significant efforts to protect and enhance the natural environment, even at great personal risk. It is also known as the Green Nobel, and it recognizes grassroots environmental heroes from roughly the world's 6 inhabited continental regions. And the Goldman Prize views grassroots leaders as those involved in local efforts where the positive change is created through community or citizen participation. So, the first in Goldman Environmental Prize ceremony took place in 1990, and it was timed to coincide with the Earth Day. Okay. So, what is Hasdeo Aranya region? It is a sprawling forest in northern part of Chhattisgarh, and the Hasdeo River, which is a tributary of Mahanadi, flows through it. It is the largest unfragmented forest in India, consisting of pristine sal and teak forests. Okay. So the next topic is eggshell skull rule. This topic is important for your governance section. So again, underlining that the state and central consumer courts incorrectly applied the eggshell skull legal principle, the Supreme Court has restored the compensation of 5 lakh rupees awarded by the District Consumer Forum in a medical negligence case. So what is this eggshell skull rule? It is a common law principle which is applied in civil litigation. It states that all victims should be fully compensated for their losses, even in situations where the victim was more susceptible to injury because he or she was having a pre-existing disease or injury. So it ensures that a defendant cannot escape liability for any pre-existing condition. So it is named after a hypothetical situation that the person was already very fragile, and due to your medical negligence, the situation went further down. Okay, so this is applied for claiming an enhanced compensation because the medical negligence had exacerbated the pre-existing condition to a downward spiral and increase the cost for the victim. Okay, so the next topic is Patachitra paintings. This topic is important for your art and culture section. So the first generation women Patachitra artists of West Bengal's village of Naya are selling their work online, and they are being recognized the world over. So what is Patachitra painting? It is a general term used for traditional and cloth-based scroll painting based in the eastern Indian states of Odisha and West Bengal. It is believed to have originated in as early as the 12th century. In Sanskrit language, patta literally means cloth and chitra means picture. So it is known for its intricate details as well as the mythological narratives and folk tales inscribed in it. Most of these paintings depict stories of Hindu deities, and it is one of the ancient artworks of Odisha, which is originally created for ritual use and as souvenirs for pilgrims to Puri as well as other temples of Odisha. Patachitras are components of ancient Bengali narrative art. Patachitra paintings are made on special canvas where cotton saris are layered with tamarind paste and then coated with clay powder.
Traditionally, cotton canvas was used, but now both cotton and silk canvas is being used for paintings. So the tradition is to complete the borders of the painting first, and all colors are obtained from natural resources. So the next topic is lookout circulars. This topic is important for your governance section. So Bombay High Court has recently held that the public sector banks cannot recommend or request the issuance of lookout circulars against loan defaulters. So what are lookout circulars? They are instruments issued by the government as a directive to immigration authorities to restrict or regulate the physical movement of a person. The immigration department is asked to stop any individual from leaving or entering the country. So, law enforcement agencies often use LOCs as a coercive measure to stop any individual from leaving or entering the country through designated land, air, or sea ports. So, LOCs are issued by police, intelligence agencies, or other government agencies authorized by Ministry of Home Affairs. LOC does not have any expressed statutory backing in legislation, and the power to issue LOCs and their regulation stems from executive in the form of an office memorandum issued by the MHA in 2021. So guidelines provide that LOCs can be only opened in criminal or penal cases. If there is no criminal or penal case, then LOC cannot be issued, and agencies can only request that the person that they be informed about the departure or arrival of that person. Okay. In exceptional cases, an LOC can be issued against an individual when the case, even when the case is not a criminal case, but the circumstances are such that it is detrimental to the security, integrity, or sovereignty of India. LOCs are also permitted in cases where the individual is likely to engage in terrorism or offenses against the state. LOC cannot be issued unless basic details are available, and it is the responsibility of the originator to constantly review the LOC requests. And it also requires that an LOC issued must be reviewed on a quarterly or annual basis by agencies which request such restrictions. MHA has categorically transferred the legal consequences of issuing an LOC to the originating agency, and power to issue such LOCs is sourced from the Passport Act of 1967. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.